हेलो एवरीवन, वेलकम डीपी क्लास। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बेटा सब लोग बहुत अच्छे होंगे और इसी उम्मीद के साथ कि सब कुछ बहुत ही बढ़िया और बहुत ही बेहतरीन चल रहा है। हम लोग बढ़ते हैं अपने आज की क्लास में। तो बेटा आज की क्लास का हमारा जो टॉपिक होने वाला है उसका नाम है प्रॉपर्टीज़ ऑफ जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, तो देर ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। आप लोग भी हेडिंग लगाएंगे बेटा, प्रॉपर्टीज़ ऑफ जेनेटिक मटेरियल। प्रॉपर्टीज़ ऑफ जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, इस जेनेटिक मटेरियल वाले टॉपिक में जब हम इसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे तो इसमें हम लोग देखने वाले हैं आरएनए और डीएनए के बीच में एक फाइट किसको लेकर, जेनेटिक मटेरियल को होने को लेकर। ठीक है, कि हम दोनों में कौन अच्छा जेनेटिक मटेरियल हो सकता है। ठीक है, तो बेटा हम लोग इसमें एक फाइट भी देखने वाले हैं, कौन सी, डीएनए वर्सेस आरएनए की, कि आरएनए के ऊपर डीएनए को कैसे प्रेफरेंस मिल गई जेनेटिक मटेरियल होने के लिए। ये बातें हम लोग इसमें सीखने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए अभी तक क्या सीखा है हमने। अभी तक देखा हमने कि 1952 में हार्से एंड चेज ने एक्सपेरिमेंटली ये प्रूव कर दिया कि डीएनए ही क्या है बेटा, जेनेटिक मटेरियल है। फिर बाद में साइंटिस्टों की रिसर्च से कुछ और भी पता चला कि आरएनए भी कुछ वायरसेस जैसे टोबैको मोज़ेक वायरस, बैक्टीरियो क्यूबी बैक्टीरियोफाज में, इन सब वायरसेस में क्या होता है, आरएनए जो आपका जेनेटिक मटेरियल के रूप में काम करता है। लेकिन जो मेनली क्या है बेटा, मेनली जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, डीएनए होता है। तो एक जेनेटिक मटेरियल की क्या क्या खास बातें हो सकती हैं। देखो उस टाइम पर क्रोमोसोम में आपको पता है 3 चीज़ें हुआ करती थी, आज भी हैं 3 चीज़ें। ठीक है, मेनली उसमें डीएनए होता है, हिस्टोन प्रोटीन होती है और कुछ आरएनए भी होता है। तो इन तीनों में जेनेटिक मटेरियल कौन हो सकता है, डीएनए हो सकता है, प्रोटीन हो सकती है कि आरएनए हो सकता है, यही सारी चीज़ें हम लोग समझने वाले हैं। तो पहले हम लोग देखेंगे कि एक अच्छे जेनेटिक मटेरियल की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, एक अच्छा जेनेटिक मटेरियल कैसा होना चाहिए। फिर देखेंगे कि डीएनए, आरएनए और प्रोटीन में से जो उन क्वालिटीज़ को पूरा करता होगा, ठीक है, जो उन प्रॉपर्टीज़ को फुलफ़िल करता होगा, जो उस क्राइटेरिया को पूरा करता होगा, उसी को हम अच्छा जेनेटिक मटेरियल मान लेंगे। ठीक है, मेरी बात समझो, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। मैं ये कहना ये चाह रहा हूँ कि मेरे पास डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन है। ठीक है, फिर हम लोग देखते हैं कि एक जेनेटिक मटेरियल जो होता है ना, उसकी कुछ क्वालिटीज़ होती हैं। अब इन तीनों में डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन में जो उस क्वालिटीज़ को पूरा करेगा बेटा, उसी को हम क्या मान लेंगे, जेनेटिक मटेरियल मान लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं बेटा क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं जेनेटिक मटेरियल की। तो पहली बात यहाँ पर लिखते हैं, एक गुड जेनेटिक मटेरियल हैव, ए गुड जेनेटिक मटेरियल हैव या फिर ऐसे लिखो, ए गुड जेनेटिक मटेरियल मस्ट फुलफिल फॉलोइंग क्राइटेरिया, फॉलोइंग क्राइटेरिया। पहला क्राइटेरिया क्या है बेटा, कोई मटेरियल अच्छा जेनेटिक मटेरियल कब माना जाएगा, जब पहली बात, जो पहला क्राइटेरिया है उसका ये है कि उसके अंदर रेप्लिकेशन की, यानी अपनी ही कॉपी बनाने की एबिलिटी होनी चाहिए। तो हम पहली बात क्या लिखते हैं कि एक अच्छा जेनेटिक मटेरियल उसे माना जाएगा जिसके अंदर पहली क्वालिटी क्या होनी चाहिए, कि अपने आप को रेप्लिकेट करके, यानी अपनी एक कॉपी बनाने की टेंडेंसी उसमें होनी चाहिए। तो क्या लिखेंगे बेटा, इट should have ability to make a replica। अच्छा जेनेटिक मटेरियल उसे माना जाएगा जिसके अंदर एबिलिटी है क्या बनाने की, रेप्लिका बनाने की। अब बेटा रेप्लिका क्या है, रेप्लिका क्या होता है बेटा, कॉपी ऑफ इट्स ओन, कॉपी ऑफ इट्स ओन, अपनी ही कॉपी बनाने की एबिलिटी को ही क्या माना गया बेटा, जेनेटिक मटेरियल की एक पहली प्रॉपर्टी माना गया कि जेनेटिक मटेरियल वो होगा जिसके अंदर अपनी ही एक कॉपी बनाने की एबिलिटी होनी चाहिए। रेप्लिका का मतलब अपनी ही कॉपी को क्या कहा जाता है, रेप्लिका कहा जाता है। ठीक है, तो अब सवाल ये उठता है, वाई रेप्लिका, वाई दिस प्रॉपर्टी इज नीडेड, वाई दिस प्रॉपर्टी इज नीडेड। इस प्रॉपर्टी की ज़रूरत क्यों है। मान लो आपके पास एक सेल है बेटा, मान लो आपके पास एक क्या है, छोटी सी सेल है, इसका कुछ डीएनए है। अब इस डीएनए को के अंदर क्या होना है बेटा, चलो इस सेल के अंदर बेटा मान लेते हैं क्या होना है, डिवीज़न होना है। क्या होना है, सेल डिवीज़न होना है। सेल डिवीज़न होना है तो ये सेल 2 पार्ट में डिवाइड करेगी।
और सेल डिवीज़न, अगर ये माइटोसिस सेल डिवीज़न है तो इसमें जो ये आपका जेनेटिक मटेरियल है ना, ये इक्वली डिवाइड करना चाहिए। ये जो दो सेल्स बनेंगी ना, वो बिल्कुल इसके सिमिलर होनी चाहिए। तो बिल्कुल इसके सिमिलर जैसी है, इसका मतलब जितना डीएनए यहाँ पर है उतना ही डीएनए यहाँ जाना चाहिए, उतना ही डीएनए यहाँ जाना चाहिए। मैं क्या कह रहा हूँ, मेरे पास एक सेल है, इस सेल में माइटोसिस करा के मैं इसी के जैसी दो सेल बनाना चाहता हूँ, ठीक है। तो अब मुझे इसी के जैसी दो सेल बनानी है, तो भाई साहब मुझे इसकी कॉपी करानी पड़ेगी ना, बिल्कुल करानी पड़ेगी। अब इसकी कॉपी करानी पड़ेगी तो इसका मतलब इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, डबल करना पड़ेगा। तो सबसे पहले सेल डिवीज़न करने से पहले हम क्या करते हैं, इसके जेनेटिक मटेरियल को डबल करते हैं। इसका जेनेटिक मटेरियल क्या हो गया बेटा, देखो ऐसे डबल हो गया, डबल हो गया। अब हम क्या करेंगे, इक्वली डिवाइड कर देंगे इनकी डॉटर सेल्स में, ठीक। अब देखो यहाँ पर जितना डीएनए यहाँ पर था उतना ही डीएनए यहाँ पर है, जितना डीएनए यहाँ पर था उतना ही डीएनए यहाँ पर है। यानी डॉटर सेल्स में इक्वली डीएनए को डिवाइड करने के लिए हमें क्या चाहिए बेटा, उसके अंदर ये एबिलिटी चाहिए कि वो अपनी कॉपी बना सके। तो वाई दिस प्रॉपर्टी इज नीडेड, तो इसका आंसर है टू मेक, सॉरी टू मेक मत लिखो, टू इक्वली डिवाइड इन टू डॉटर सेल्स। दो डॉटर सेल्स में इक्वली डिवाइड करने के लिए इसको क्या करना है बेटा, अपनी कॉपी बनाना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये हो गई हमारे जेनेटिक मटेरियल की पहली प्रॉपर्टी। अब चलते हैं बेटा दूसरी प्रॉपर्टी में। दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है, दूसरी प्रॉपर्टी ये कहती है कि इसको केमिकली और स्ट्रक्चरली कैसा होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए। मतलब इसमें केमिकल और स्ट्रक्चरल चेंज बहुत ज़्यादा नहीं आने चाहिए, ठीक है। तो दूसरी बात क्या लिखेंगे, इट शुड बी, इट शुड बी एक मिनट बेटा, इट शुड बी स्ट्रक्चरली एंड केमिकली स्टेबल। इसे स्ट्रक्चरली और केमिकली क्या होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए। वाई दिस प्रॉपर्टी नीडेड, इस प्रॉपर्टी की ज़रूरत क्यों है, इस प्रॉपर्टी की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि जेनेटिक मटेरियल जो होता है ना, उसमें बहुत सारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, एक सेल के अंदर जितनी भी रिएक्शंस होनी है, जितना कुछ भी होना है, उन सबकी इन्फॉर्मेशन जो है ना, वो कहाँ स्टोर रहती है बेटा, जेनेटिक मटेरियल में। तो जेनेटिक मटेरियल हैव many more information, genetic information, that's why it should be structurally and chemically stable। यानी जेनेटिक मटेरियल के अंदर बहुत सारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड रहती है, इस वजह से इसको स्ट्रक्चरली और केमिकली स्टेबल होना चाहिए। बिकॉज, यहाँ पर लिख लेता हूँ, बिकॉज जेनेटिक मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल हैव many genetic information stored in it, genetic information stored in it, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है बेटा, किसी जेनेटिक मटेरियल की थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, वो कैसा होना चाहिए। थर्ड प्रॉपर्टी है इट अंडरगोज स्लो म्यूटेशन। इसके अंदर बेटा म्यूटेशन होनी चाहिए, लेकिन बहुत फास्ट म्यूटेशन नहीं होनी चाहिए। इट शुड अंडरगोज स्लो म्यूटेशन प्रोसेस, ठीक है। तो तीसरी बात क्या लिख सकते हैं बेटा, इट शुड अंडरगोज स्लो म्यूटेशन, ठीक है। इसके अंदर क्या होना चाहिए बेटा, स्लो म्यूटेशन होना चाहिए। अच्छा, म्यूटेशन क्यों जरूरी है, म्यूटेशन इज नेसेसरी फॉर एवोल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पर वाइट दिस प्रॉपर्टी इज नीडेड, इस प्रॉपर्टी की जरूरत क्यों है, क्योंकि अगर म्यूटेशन नहीं होगा तो उसमें बेटा एवोल्यूशन की प्रोसेस जो है ना, वो फिर स्टेगनेंट हो जाएगी, वो नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो एवोल्यूशन भी नेचर की एक प्रॉपर्टी है, तो एवोल्यूशन का होना भी जरूरी है। तो इसके लिए डीएनए में क्या होना चाहिए, या फिर किसी जेनेटिक मटेरियल में क्या होना चाहिए, स्लो म्यूटेशन होना चाहिए, ठीक है। तो वाई दिस प्रॉपर्टी नीडेड, इसका क्या जवाब दोगे आप, वाई दिस प्रॉपर्टीज इज नीडेड। तो आंसर है इसका बेटा बिकॉज एवोल्यूशन, एवोल्यूशन इज
नेसेसरी इन नेचर, नेचर में एवोल्यूशन का होना ज़रूरी है। इस वजह से बेटा क्या है, इस जेनेटिक मटेरियल के अंदर स्लो म्यूटेशन होना चाहिए। और फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है बेटा, एक मिनट जरा इधर चेक करना, तो इधर बराबर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है। चलो बात करते हैं बेटा फोर्थ प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी कहती है कि इट शुड एक्सप्रेस इन मेंडेलियन पैटर्न। इसको किस पैटर्न में एक्सप्रेस होना चाहिए बेटा? मेंडेलियन पैटर्न में एक्सप्रेस होना चाहिए। कैसे बेटा? दैट when character is controlled by one genetic unit। ठीक, यानी एक कैरेक्टर एक जेनेटिक यूनिट द्वारा कंट्रोल होना चाहिए। ठीक है, और जेनेटिक यूनिट आप किसे मानते हो बेटा? जेनेटिक यूनिट आप जीन को मानते हो। ठीक, किसका पार्ट होता है बेटा? ये पार्ट होता है किसका? डीएनए का। ठीक है, तो ये बात हो गई बेटा किसकी? हमारे जेनेटिक प्रॉपर्टीज़ की। अब एक एक प्रॉपर्टीज़ को जस्टिफाई करते हैं कि इस प्रॉपर्टी में कौन फिट बैठता है। ये जो प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी में डीएनए फिट बैठता है, आरएनए फिट बैठता है कि प्रोटीन फिट बैठती है, ये देखने वाले हैं। फिर दूसरी प्रॉपर्टी को चेक करेंगे कि इन तीनों में दूसरी प्रॉपर्टी में कौन फिट बैठता है। फिर तीसरी को चेक करेंगे कि तीसरी प्रॉपर्टी में इन तीनों में कौन फिट बैठता है। फिर बात करेंगे चौथी प्रॉपर्टी में कि इस प्रॉपर्टी में इन तीनों में कौन फिट बैठता है। तो इन चारों प्रॉपर्टी में जो फिट बैठेगा, डीएनए, आरएनए या प्रोटीन में जो फिट बैठेगा, उसी को हम क्या मान लेंगे? जेनेटिक मटेरियल मान लेंगे। ठीक है, तो फटाक से इसका स्क्रीनशॉट करेंगे, फिर हम लोग चलेंगे बेटा पहली प्रॉपर्टी में। ठीक, फटाक से स्क्रीनशॉट करिए आप इसका। चलो इसको रफ करते हैं बेटा, बाकी सारी प्रॉपर्टीज़ को रफ करते हैं, पहली वाली प्रॉपर्टीज़ को पड़ा रहने देते हैं। चलो देखो, हम बात करते हैं बेटा इट शुड हैव एबिलिटी टू मेक रिप्लिका। मतलब कि जो जेनेटिक मटेरियल है, आरएनए या डीएनए में से जो जेनेटिक मटेरियल है, उसको अपनी कॉपी बनाने की उसके अंदर एबिलिटी होनी चाहिए। उसके अंदर अपनी कॉपी बनाने की एबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, अगर ये एबिलिटी है तो वो एक अच्छा जेनेटिक मटेरियल है। अब हम बात करेंगे कि डीएनए और आरएनए में से किसके अंदर अपनी कॉपी बनाने की प्रॉपर्टी होती है। तो पहली बात क्या लिखेंगे बेटा? पहली बात हम ये लिखेंगे कि डीएनए एंड RNA both have property to make its own copies। बोथ डीएनए यानी दोनों डीएनए और आरएनए दोनों के अंदर ये क्वालिटी होती है कि वो अपनी कॉपीज बना सकते हैं। ठीक है, बाई कॉम्प्लीमेंट्री, या फिर ऐसे लिख दो ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग के अकॉर्डिंग वो लोग क्या कर सकते हैं बेटा? अपनी कॉपी बना सकते हैं। अब पहले हम बना के देखते हैं डीएनए की कॉपी कैसे होती है कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग से, फिर हम देखेंगे आरएनए की कैसे होती है। तो कॉपी ऑफ डीएनए, ठीक, सपोज करिए मेरे पास एक डीएनए है ऐसा, ये एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, इस पर क्या होंगे? बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड होंगे ऐसे, इस पर भी क्या है? न्यूक्लियोटाइड है, इस पर भी क्या है? न्यूक्लियोटाइड है। यहाँ पर अगर मैं ए लेता हूँ तो चारगाफ रूल के अकॉर्डिंग यहाँ मुझे टी लेना पड़ेगा, यहाँ मैं सी लेता हूँ तो यहाँ मुझे जी लेना पड़ेगा, यहाँ पर जी लेता हूँ तो यहाँ पर सी लेना पड़ेगा, और यहाँ पर अगर ए लेता हूँ तो यहाँ पर टी लेना पड़ेगा, यहाँ पर टी लेता हूँ तो यहाँ पर मुझे ए लेना पड़ेगा। ए और टी के बीच में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं? सर 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। सी एंड जी के बीच में कितने होते हैं बेटा? 3 होते हैं। ए एंड टी के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड एंड सी एंड जी के बीच में 3। अब मुझे क्या करना है? ये एक मेरे पास डीएनए है,
ठीक है, कैसा है सर, डबल स्ट्रैंड का है। अब मुझे इस डीएनए की कॉपी बनानी है। कॉपी बनाने के लिए क्या होते हैं, पहले डीएनए के दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे से अलग होंगे। कैसे अलग होते हैं बेटा, ये सारी चीज़ें हम लोग सीखेंगे तब, जब हम लोग पढ़ेंगे डीएनए रेप्लिकेशन तब। अभी के लिए हमें ये समझना है कि ये कॉपी कैसे तैयार करते हैं। तो पहले क्या हो गया बेटा, ये दोनों एक दूसरे से क्या हो गए, अलग हो गए। एक मिनट रुको, थोड़ा सा इसको पास पास बनाते हैं ताकि इधर आ जाए बराबर। ठीक, ये दोनों क्या हो गए, दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे से अलग हो गए। इस पर क्या था, इस पर टी था, इस पर क्या था, इस पर ए था, इस पर क्या था, इस पर जी था, इस पर क्या था, इस पर सी था, इस पर क्या था, इस पर ए था। इस पर क्या रहा होगा, इस पर टी रहा होगा, यहाँ पर जी था, यहाँ पर क्या था, सी था, यहाँ पर टी था और यहाँ पर ए था। दोनों डीएनए के स्ट्रैंड अलग हो गए। अब जब डीएनए की कॉपी स्टार्ट हो गई बेटा, तो इस स्ट्रैंड को देखकर एक कॉपी इस तरफ तैयार हो रही है ऐसे। इस स्ट्रैंड को देखकर एक कॉपी यहाँ पर तैयार हो रही है। तो इधर टी है तो इधर क्या तैयार हुआ, ए तैयार हुआ, इधर जी है तो इधर सी तैयार हुआ, इधर सी है तो इधर जी तैयार हुआ, इधर टी है तो इधर ए तैयार हुआ, और इधर अगर ए है तो इधर क्या तैयार हुआ, टी तैयार हुआ। ठीक है, यहाँ पर बेटा देख, यहाँ पर ए है तो यहाँ पर टी तैयार हुआ, यहाँ पर सी है तो यहाँ पर जी तैयार हुआ, यहाँ पर जी है तो यहाँ पर सी तैयार हुआ, यहाँ पर ए है तो यहाँ पर टी तैयार हुआ, यहाँ पर टी है तो यहाँ पर ए तैयार हुआ। अब कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग के थ्रू यहाँ पर दो डीएनए तैयार हुए। अब जरा इस एक डीएनए को देखो, दिस वन इज़ वन डीएनए एंड दिस वन इज़ सेकेंड डीएनए। अब ये डीएनए भी इससे मैच कर रहा है और ये वाला भी बिल्कुल इससे मैच कर रहा है। तो इसी डीएनए की मैंने दो कॉपी तैयार की ना बेटा। कैसे तैयार की, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग के थ्रू। ए के सामने हमेशा टी को लगा दिया, सी के सामने हमेशा किसको लगा दिया, जी को, ए के सामने टी को और टी के सामने ए को। ठीक है, तो यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग के थ्रू हमने क्या किया, एक कॉपी तैयार कर लिया, किसका, डीएनए का। एक तो था ही, उसके साथ साथ में इसकी दो कॉपीज़ ऐसे बना ली बेटा मैंने। और दोनों कॉपीज़ की खास बात यह है कि उसमें एक स्ट्रैंड, देखो ये ब्लैक वाला इसका है लेकिन ये ब्लू वाला नया बना हुआ है, ये ब्लैक वाला यहाँ पर है और ये ब्लू वाला नया बना हुआ है। यानी एक डीएनए से जो दो नए डीएनए बनते हैं ना, उनमें एक स्ट्रैंड पुराना वाला होता है और एक स्ट्रैंड की सिंथेसिस नई होती है। ठीक है, इसको आप सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन कहते हो। तो फिलहाल अभी के लिए आप क्या समझ रहे हैं बेटा, अभी के लिए हम समझ रहे हैं कि हाँ, डीएनए की सर कॉपी हो सकती है, वो अपनी कॉपी द्वारा दो सिमिलर डीएनए बना सकता है बहुत आसानी से। किस तरीके से, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग के थ्रू। यानी अगर यहाँ पर ए है तो सामने वो टी लगा देगा, अगर टी है तो सामने ए लगा देगा, जी है तो सामने सी लगा देगा, सी है तो सामने जी लगा देगा। ठीक है, तो ये सारी बातें बेटा हमने सीख ली। अब बात करते हैं बेटा कॉपी ऑफ आरएनए। कॉपी ऑफ आरएनए, आरएनए की कॉपी कैसे होती है, देख बेटा। मान लीजिए आरएनए कैसा होता है बेटा, आरएनए तो सिंगल स्ट्रैंड होता है। यहाँ पर मान लीजिए आपके पास ए है, यहाँ पर यू है, क्योंकि थायमिन नहीं होता इसमें यूरेसिल होता है। ठीक है, और यहाँ पर मान लिया मैंने क्या है, मेरे पास जी है, यहाँ पर मेरे पास सी है, यहाँ पर क्या है, जी है। ठीक है, तो ये एक आपका आरएनए है। तो जब आरएनए से आरएनए की कॉपी करनी है, आरएनए से एक नया आरएनए बनाना है, तो कैसे बनेगा। आरएनए से नया आरएनए बनाने के लिए पहले बेटा आरएनए में कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग के थ्रू क्या बनाना पड़ेगा, एक डीएनए बनाना पड़ेगा। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग के थ्रू क्या बनाना पड़ेगा, डीएनए। अब कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग करना है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर ए था तो यहाँ मुझे क्या लाना पड़ा होगा, एक मिनट बेटा थोड़ा सा बड़ा बनाता हूँ इसको मैं। यहाँ पर अगर ए था तो मुझे यहाँ पर क्या लाना पड़ा होगा, यहाँ पर मुझे टी लाना पड़ा होगा क्योंकि डीएनए बना रहा हूँ मैं। यहाँ पर यू था बेटा तो यहाँ पर मुझे क्या लाना पड़ा होगा, यहाँ पर लाना पड़ा होगा मुझे ए लाना पड़ा होगा। अब यहाँ पर देखो डीएनए बना रहे हैं तो ये यू के बजाय क्या आ जाएगा, यहाँ पर टी आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या था बेटा, जी था तो जी के बजाय हमको जी के सामने क्या लाना पड़ा, जी के सामने हमको सी लाना पड़ा। ठीक है, ये दो हाइड्रोजन बॉन्ड से, ये तीन हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ गया। उसके बाद क्या हुआ बेटा, उसके बाद फिर मेरे पास यहाँ पर सी था, देखो यहाँ पर सी था तो सी के सामने किसको लाया हमने, जी को। कितने हाइड्रोजन बॉन्ड, तीन हाइड्रोजन बॉन्ड। फिर नीचे गया, नीचे हमको जी मिला तो जी के सामने किसको लेके आएंगे, जी के सामने सी को लेके आएंगे। तो इससे यहाँ पर इस स्ट्रैंड की कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग से हमने क्या तैयार किया बेटा, एक डीएनए तैयार किया। ठीक, अब आरएनए, ये आरएनए था और ये क्या है, डीएनए। आरएनए से डीएनए बनाने की प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। क्या कहते हैं बेटा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। ट्रांसक्रिप्शन क्या है, ये हम लोग अभी आगे चैप्टर में सीखेंगे।
अब इस डीएनए के डबल स्ट्रैंड से हमको क्या बनाना है, एक सिंगल स्ट्रैंड वाला। तो हम क्या करते हैं बेटा, इस वाले स्ट्रैंड की एक कॉपी तैयार कर लेते हैं। ये वाला जो स्ट्रैंड है, इस वाले स्ट्रैंड की एक कॉपी तैयार कर लेना है। यहाँ पर टी है तो यहाँ पर ए आएगा, यहाँ पर ए है तो आरएनए में क्या आएगा, यू आएगा। यहाँ पर सी है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, जी आ जाएगा। यहाँ पर जी है तो सामने क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। यहाँ पर सी है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, जी आ जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने एक नया स्ट्रैंड तैयार कर लिया। ठीक है, अब ये आरएनए इस आरएनए से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कर रहा है। तो डीएनए से हमने क्या बनाया, आरएनए। तो ये क्या बनाया बेटा, आरएनए। आरएनए से आरएनए बन सकता है, हाँ बिल्कुल बन सकता है। कैसे बन सकता है, लेकिन आरएनए से आरएनए बनाने के लिए मुझे पहले डीएनए से गुजरना पड़ेगा। तो यहाँ पर प्रोसेस क्या लिखेंगे बेटा, डीएनए से आरएनए बनने की प्रोसेस को हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। तो सर कॉपी दोनों की हो सकती है, कॉपी दोनों को हो सकती है, लेकिन ये वाली इसकी कॉपी जो है क्या है बेटा, इसकी कॉपी जो है अच्छे से होती है, क्योंकि इसमें दो प्रॉपर डीएनए बनते हैं, बीच में कोई अलग फेस, कोई अलग चीज़ नहीं आता। यहाँ पर डीएनए से केवल डीएनए बनता है, यहाँ पर आरएनए से डीएनए बनाओ फिर आरएनए बनाओ, तो प्रोसेस थोड़ा सा लंबा हो जाता है। तो कॉपी बनाना किसका आसान है, तो डीएनए के कॉपी बनाना आसान है, क्योंकि बीच में कुछ इंटरमीडिएट चीज़ नहीं बनती है। यहाँ पर तो इंटरमीडिएट चीज़ में क्या बन रहा है, डीएनए बन रहा है। ठीक है, तो ये वाली बात क्लियर है बेटा। तो फटाक से इसका स्क्रीनशॉट करेंगे, देन हम लोग चलेंगे बेटा दूसरी प्रॉपर्टी की ओर। चलिए चलते हैं बेटा दूसरी प्रॉपर्टी की ओर। चलिए दूसरी प्रॉपर्टी में हम क्या लिखते हैं बेटा, देखो दूसरी प्रॉपर्टी में हम लोग क्या लिखते हैं, दूसरी प्रॉपर्टी में हम लोग क्या लिखेंगे, दूसरी प्रॉपर्टी में हमें ये लिखना है कि जो डीएनए है बेटा, जो डीएनए है और जो आरएनए है, इन दोनों में केमिकली और स्ट्रक्चरली कौन स्टेबल है। ठीक है, केमिकली और स्ट्रक्चरली जो स्टेबल होगा वही एक अच्छा जेनेटिक मटेरियल माना जाएगा। तो दूसरी प्रॉपर्टी क्या थी कि जेनेटिक मटेरियल शुड बी, जेनेटिक मटेरियल शुड बी केमिकली एंड स्ट्रक्चरली स्टेबल। वो केमिकली और स्ट्रक्चरली क्या होना चाहिए बेटा, स्टेबल होना चाहिए। तो हमने यहाँ पर कितनी स्टेबिलिटी की बात की है, हमने दो स्टेबिलिटी की बात की है, केमिकल स्टेबिलिटी एंड स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी। तो यहाँ पर लिखा मैंने जेनेटिक मटेरियल, बीच में लिखा हमने जेनेटिक मटेरियल। और इसकी कौन कौन सी स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं बेटा, हम इसकी बात कर रहे हैं दो स्टेबिलिटी की। कौन कौन सी स्टेबिलिटी की, दो स्टेबिलिटी की। पहली स्टेबिलिटी कौन सी है, पहली स्टेबिलिटी है स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी। दूसरी स्टेबिलिटी कौन सी है, केमिकल स्टेबिलिटी। ठीक है, अब ध्यान से सुनेंगे बेटा, डीएनए जो होता है वो डबल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर होता है, आरएनए जो होता है वो सिंगल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर होता है। तो जो डबल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर है उसको ज़्यादा स्टेबल माना जाता है, किसकी अपेक्षा, सिंगल स्ट्रैंड की अपेक्षा। तो पहली बात क्या लिखेंगे बेटा हम, डीएनए इज डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर while RNA is सिंगल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर। ठीक है, अब आप खुद सोचिए कि जो डबल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर होगा वो ज़्यादा स्टेबल है कि जो सिंगल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर है वो ज़्यादा स्टेबल है। तो डबल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल होता है, इस वजह से डीएनए जो है ना वो स्ट्रक्चरली ज़्यादा स्टेबल है, किसकी अपेक्षा, आरएनए की अपेक्षा। तो लिखते हैं बेटा, एज डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर, एज डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर is more stable than single strand structure, so DNA is structurally more stable than
आरएनए। बेटा देखो पहले वाले केस में भी आरएनए में एक इंटरमीडिएट बन रहा था, जब उसकी कॉपी कर रहे थे डीएनए बनता था, फिर डीएनए से आरएनए बनता था, प्रोसेस लंबी हो जाती थी, डीएनए से डीएनए बन रहा था, जल्दी हो जा रहा था। तो पहले वाले प्रॉपर्टीज़ में भी आरएनए डीएनए से थोड़ा पीछे हो गया था। यहाँ पर भी क्या हो गया, स्ट्रक्चरली ये डबल स्टैंडर्ड होता है, आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड होता है, इस वजह से आरएनए थोड़ा पीछे हो गया है किससे बेटा, डीएनए से। ठीक है, किसमें, स्ट्रक्चरली में। अब चलते हैं बेटा केमिकल नेचर में। ठीक है, तो केमिकल नेचर किसकी बात करते हैं पहले बेटा, केमिकल नेचर बात करते हैं किसका, पहले आरएनए का। ठीक है, आरएनए क्या होता है बेटा, आरएनए में क्या क्या होगा, अगर आरएनए है तो इसको हम कहते हैं राइबो न्यूक्लियो एक मिनट बेटा, इसको कहते हैं राइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो बाहर बेटा इतना शोर हो रहा है ना कि बहुत डिस्टरबेंस है बाहर से। ठीक है, अब इसमें राइबोज क्या है बेटा, राइबोज जो है ना वो एक शुगर है। न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड आप जानते हैं किसका बना होता है बेटा, न्यूक्लियोटाइड का बना होता है। ठीक है, अब इस न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या चीज़ें थी, इस न्यूक्लियोटाइड में बेटा हमने देखा था कि हमारे पास एक क्या थी, शुगर थी, नाइट्रोजनस बेस था, और क्या था, फॉस्फेट ग्रुप था। ठीक है, अगर ये आरएनए है, शुगर कौन सी होगी फिर, शुगर होगी बेटा राइबोज, जो मैंने यहाँ पर लिखा है। ठीक, राइबो न्यूक्लिक एसिड यानी कि आरएनए, और आरएनए में क्या होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। कैसे न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, जिनमें शुगर होती है, जिनमें नाइट्रोजनस बेस होता है, जिनमें फॉस्फेट होता है, राइबोज शुगर, सॉरी शुगर की जगह पर क्या होती है, राइबोज शुगर होती है। ठीक है, ये बात हमको समझ आ गई थी, हाँ सर समझ आ गई थी। इसको छोड़ते हैं, हम आगे चलते हैं बेटा, आरएनए की जो खास बात अभी हम करने वाले हैं। हम बनाते हैं बेटा आरएनए का क्या, एक न्यूक्लियोटाइड। आरएनए क्या है, एक न्यूक्लिक एसिड है, किसका बना होगा, न्यूक्लियोटाइड का बना होगा। अब आरएनए का जो न्यूक्लियोटाइड है उसमें क्या क्या चीज़ें होंगी, आरएनए का जो न्यूक्लियोटाइड है उसमें ये हो गई शुगर। ठीक है, 5 कार्बन की शुगर हो गई, कार्बन नंबर 1 2 3 4 5। अब यहाँ पर बेटा एक नाइट्रोजनस बेस जोड़ देते हैं ऐसे। ठीक है, यहाँ पर एक क्या होता है, यहाँ पर एक H है, यहाँ पर ये दूसरे कार्बन पर एक H होता है, और यहाँ पर एक OH होता है। ध्यान देंगे बेटा, दूसरे कार्बन पर क्या है, एक OH है। ठीक है, फिर तीसरे कार्बन पर यहाँ पर H होता है, यहाँ पर क्या होता है, OH होता है, यहाँ पर H होता है, यहाँ पर CH2, और यहाँ पर क्या जुड़ा होता है, एक फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा होता है। ठीक है, ये क्या है बेटा, एक न्यूक्लियोटाइड है, किसका, आरएनए का। अब आरएनए की शुगर में सेकेंड कार्बन पर एक OH ग्रुप फ्री है, हाँ सर फ्री है। तो ये OH ग्रुप बेटा लेबाइल होता है किसके लिए, आरएनए को डिग्रेड करने के लिए, यानी इस OH ग्रुप के कारण इस पर कोई, इस शुगर पर कोई और ग्रुप भी आके अटैच हो सकता है। तो इसके कारण ये केमिकली जो है ना स्टेबल है नहीं है। अगर इससे कोई रिएक्शन करके इसको डिस्टर्ब कर सकता है तो बताओ इसको केमिकली स्टेबल बोलोगे आप, नहीं बोलोगे। तो ये केमिकली स्टेबल क्यों नहीं है, क्योंकि इसके दूसरे कार्बन पर क्या मौजूद है, एक OH ग्रुप मौजूद है। ठीक है, जो बहुत ही रिएक्टिव ग्रुप होता है। तो OH ग्रुप मौजूद होने के कारण ये क्या कर सकता है बेटा, इसका सेकेंड कार्बन किसी और से रिएक्ट कर सकता है, ये वाला पोजीशन किसी और से रिएक्ट कर सकता है, और इसका डिग्रेडेशन कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं बेटा आरएनए इज नॉट केमिकली स्टेबल, नॉट केमिकली स्टेबल। आरएनए जो है वो केमिकली स्टेबल नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि आरएनए पर क्या होता है बेटा, आरएनए की सेकेंड कार्बन पर, बिकॉज यहाँ पर लिखते हैं बेटा आरएनए के शुगर के सेकेंड कार्बन पर एक OH ग्रुप होता है जो लेबाइल होता है, किस बात के लिए, इस शुगर के डिग्रेडेशन के लिए, यानी इस मॉलिक्यूल के डिग्रेडेशन के लिए। ठीक है, तो लिखो बिकॉज RNA have one free OH group, on second carbon of its sugar, which makes RNA labile for degradation, which make RNA labile for degradation.
जो आरएनए को डिस्टर्ब होने के लिए जिम्मेदार है, आरएनए को डिस्टर्ब कर सकता है। ठीक है, और क्या बात है बेटा, आरएनए जो है ना वो एक कैटलिस्ट के जैसे काम कर सकता है। ठीक है, आरएनए किसके जैसा काम कर सकता है बेटा, कैटलिस्ट, राइबोजाइम आपने सुना होगा। ठीक है, आरएनए क्या है बेटा, एक कैटलिस्ट के जैसे काम कर सकता है। अगर कोई चीज़ कैटलिस्ट के जैसे काम कर सकती है तो उसमें एक्टिव साइट्स भी होंगी, आपने पढ़ा होगा बायोकेमिस्ट्री में। ठीक है, कि अगर कोई चीज़ है उसके अंदर बेटा कैटालिटिक प्रॉपर्टी है तो उसमें क्या होती हैं, एक्टिव साइट्स होती हैं जहाँ पर सबस्ट्रेट आके जुड़ते हैं। ठीक है, तो अगर एक्टिव साइट्स हैं तो इसका मतलब उनमें क्या आता है, स्ट्रक्चरल चेंज आता है। कब, जब वो कैटलिस्ट वाला काम कर रहे होते हैं तब। तो स्ट्रक्चरल चेंज भी आता है, साथ साथ में केमिकल चेंज भी आता है। तो केमिकली कैसे स्टेबल है आरएनए अगर वो कैटलिस्ट के जैसे काम कर सकता है? तो आरएनए कैन एक्ट एज catalyst. That's why RNA is not chemically stable. इस वजह से आरएनए को केमिकली स्टेबल हम लोग नहीं मान रहे हैं। ठीक है, तो स्ट्रक्चरल एबिलिटी हमने देखी, स्ट्रक्चरल एबिलिटी में डीएनए आगे है। ठीक है, अब केमिकल एबिलिटी देख रहे हैं तो आरएनए की केमिकल एबिलिटी देख ली है कि उसमें डिग्रेडेशन के चांसेस हैं, किसके कारण, इस सेकेंड कार्बन पर एक OH ग्रुप के कारण। अब चेक करते हैं बेटा डीएनए की, डीएनएज केमिकल स्टेबिलिटी। ठीक, डीएनए को हम क्या मानते हैं बेटा, केमिकली स्टेबल मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि डीएनए के पास इस सेकेंड कार्बन पर एक OH ग्रुप नहीं होता, यहाँ पर केवल और केवल क्या होती है, हाइड्रोजन होती है। ठीक है, इसी वजह से इसको हम क्या कहते हैं बेटा, डीऑक्सीराइबोज शुगर कहते हैं। डीएनए की शुगर कैसे होती है, डीऑक्सीराइबोज, यानी एक ऑक्सीजन कम कहाँ पर, यहाँ पर सेकेंड पोजीशन पर। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं कि डीएनए इज केमिकली stable because DNA have not free OH group on its second carbon of its sugar molecule। शुगर मॉलिक्यूल के सेकंड कार्बन पर OH ग्रुप फ्री नहीं होता है, इस वजह से डीएनए जो है वो किसी से लेबाइल नहीं है बेटा केमिकल डिग्रेडेशन के लिए, यानी वो किसी से रिएक्ट नहीं कर सकता है। ठीक है, एंड डीएनए आल्सो हैव नॉट कैटालिटिक प्रॉपर्टीज, that's why DNA is chemically stable। एक मिनट बेटा, बाहर बहुत ज़्यादा शोर है, थोड़ा देखता हूँ मैं। ठीक है, एक मिनट जरा आप इसे होल्ड करिएगा तो बाहर देखता हूँ, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए क्योंकि ये पॉइंट हो गया है हमारा फिनिश। अब चलेंगे हम लोग थर्ड पॉइंट की ओर। तो पहली बात आप क्या करेंगे बेटा, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर देखते हैं हम। चलो रफ करता हूँ बेटा मैं इसको। अब चलते हैं फिर हम लोग थर्ड प्रॉपर्टी की ओर, फिर उसको जस्टिफाई करते हैं। ठीक है बेटा, कोशिश है कि संडे तक सारा ख़त्म कर देंगे। सैटरडे संडे को 2 दिन, सैटरडे को दशहरा है, संडे को जो भी है खाली दिन रहेगा, वहाँ छुट्टी का टाइम है, तो उस 2-3 दिन में हम कंप्लीट 4 या 5 लेक्चर अपलोड कर देंगे और चैप्टर हो जाएगा फिनिश। नेक्स्ट मंडे से हम लोग एक अच्छा नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए पेशेंस बनाए रखिए बेटा, हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर। हमारा थर्ड पॉइंट क्या था बेटा, थर्ड पॉइंट था कि एक अच्छा जेनेटिक मटेरियल की थर्ड प्रॉपर्टी क्या थी। अच्छे जेनेटिक मटेरियल की थर्ड प्रॉपर्टी ये थी कि उसको बहुत स्लो म्यूटेट करना चाहिए। ठीक है, तो इट शुड undergoes स्लो म्यूटेशन। इसके अंदर क्या होनी चाहिए बेटा, स्लो म्यूटेशन होनी चाहिए। ठीक है,
तो म्यूटेशन का मतलब क्या है कि चेंज होना, अपने आप को चेंज करना ही क्या है म्यूटेशन। अगर डीएनए में कोई चेंज आ रहा है यानी वो क्या है म्यूटेशन है, आरएनए में कोई चेंज आ रहा है यानी वो क्या है म्यूटेशन है। तो आरएनए में क्या होता है बेटा, आरएनए सिंगल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर होता है, इसलिए वो केमिकली और स्ट्रक्चरली स्टेबल भी नहीं होता, इस वजह से क्या करता है वो अपने आप को बहुत जल्दी चेंज करता है। तो पहली बात करेंगे बेटा हम आरएनए की। आरएनए इज चेंज्ड और म्यूटेट फास्टर देन डीएनए, फास्टर देन डीएनए। अगर आरएनए डीएनए की अपेक्षा बहुत तेज़ी से चेंज हो रहा है, म्यूटेट हो रहा है, तो बेटा अगर आरएनए चेंज हो रहा है तो उसके अंदर की जेनेटिक इन्फॉर्मेशन भी बहुत जल्दी चेंज हो जाएगी। अब जेनेटिक इन्फॉर्मेशन चेंज होने की वजह से किसी ऑर्गेनिज्म की बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ भी बहुत तेज़ी से चेंज हो जाएंगी। तो क्या ये प्रॉपर्टीज़ का अचानक से इतना तेज़ी से चेंज होना क्या नेचर के लिए अच्छा है? नहीं अच्छा है। तो इस वजह से आरएनए को एक जेनेटिक मटेरियल के रूप में नेचर ने इन्वॉल्व नहीं किया। क्यों? क्योंकि आरएनए में क्या होता है बेटा, बहुत तेज़ी से म्यूटेशन होते हैं। जैसे अभी आपने कोरोना वायरस देखा था, आया था बेटा, और वो इनक्योरेबल क्यों हो गया था, उसकी काट क्यों नहीं आ पा रही थी? इसलिए नहीं आ पा रही थी क्योंकि उसका जो जेनेटिक मटेरियल था वो आरएनए था, वो इतना तेज़ी से म्यूटेट कर रहा था कि आप किसी एक पर्टिकुलर आरएनए के लिए जो प्रोटीन एंटी प्रोटीन बनाओगे, उसके लिए जो प्रोटीन बनती थी उसके अगेंस्ट कोई प्रोटीन बनाओगे, तो बेटा आरएनए तो अपने आप में चेंज हो गया, 10 20 50 जनरेशन बाद वो चेंज हो गया। तो आपने जो प्रोटीन बनाई थी किसी प्रोटीन के अगेंस्ट, वो तो ख़राब हो गया, वो दूसरी प्रोटीन बनाने लग गया है। आरएनए चेंज होगा तो उसकी प्रोटीन भी चेंज हो जाएगी। तो ठीक है, तो दिक्कत ये थी कि आरएनए इज चेंज्ड और म्यूटेट फास्टर देन डीएनए। तो आरएनए बहुत तेज़ी से चेंज हो सकता है और डीएनए में जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है, यानी जेनेटिक मटेरियल जो होगा उसमें जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है। अगर आरएनए में जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होगी तो आरएनए चेंज होगा तो वो भी चेंज होगी। तो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का इतना तेज़ी से चेंज होना नेचर में अच्छा नहीं है किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए। तो इस वजह से आरएनए के ऊपर डीएनए को प्रेफरेंस दी गई, किसके लिए? जेनेटिक मटेरियल के लिए। बिकॉज डीएनए में क्या होती हैं, बहुत जल्दी चेंजेस नहीं आते, यानी इसमें म्यूटेशन जो होती हैं वो स्लो रेट में होती हैं। कैसे, वो समझते हैं। आरएनए इज चेंज और म्यूटेट फास्टर देन डीएनए बिकॉज, क्यों होता है ऐसे? बिकॉज आरएनए इज सिंगल स्ट्रैंडेड पहली दिक्कत क्या है कि इसकी सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। दूसरी दिक्कत क्या है बेटा इसकी? दूसरी दिक्कत इसकी ये है कि आरएनए के पास ना कोई रिपेयर मैकेनिज्म नहीं होता। आरएनए से एक दूसरे आरएनए की कॉपी जब बन रही है, यानी एक आरएनए से जब दूसरा आरएनए बन रहा है, उस टाइम पर मान लो बीच में कोई न्यूक्लियोटाइड में कोई नाइट्रोजनस बेस गड़बड़ हो गया, ठीक है, तो उस गड़बड़ी को ठीक करने का कोई मैकेनिज्म इनके पास नहीं होता। तो यहाँ पर लिखते हैं बेटा बिकॉज नो मैकेनिज्म ऑफ रिपेयर। और तीसरी दिक्कत क्या है बेटा? तीसरी दिक्कत ये है कि ये केमिकली और स्ट्रक्चरली स्टेबल नहीं होता। इट इज नॉट केमिकली एंड स्ट्रक्चरली स्टेबल। ठीक है, ये केमिकल और स्ट्रक्चरली स्टेबल नहीं होता, इसमें रिपेयर मैकेनिज्म नहीं पाया जाता। कैसे? देखो, मान लो ये क्या है, एक आरएनए, यहाँ पर ए है, यहाँ पर यू है, यहाँ पर सी है, यहाँ पर जी है। इससे क्या बनाएंगे? पहले आपने देखा इससे क्या बनता है, एक डीएनए बनेगा, एक डबल स्ट्रैंडेड ऐसे डीएनए बनेगा। यहाँ पर ए है, यहाँ पर क्या आ जाएगा? टी आ जाएगा। यहाँ पर यू है तो टी आगे क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। यहाँ पर सी है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? जी एंड, चलो इसको यू ही रहने दो, अभी बताता हूँ यू में क्या हो सकता है। इसको जी, यहाँ पर फिर यहाँ पर क्या था? सी था, यहाँ पर आ जाएगा जी, यहाँ पर जी है, यहाँ पर क्या आ जाएगा? सी। अब ये बन गया बेटा। अब यहाँ से क्या कन्वर्जन हो रहा है? देखो, यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ से एक आरएनए बन रहा है, ठीक है। आरएनए बन रहा है, कैसे बन रहा है? देखो, अब इस स्ट्रैंड को कॉपी करके आरएनए बन रहा है। यहाँ पर टी है, यहाँ पर ए है तो यहाँ पर क्या आ गया? यू। यहाँ पर सी है तो यहाँ पर जी। अगर यहाँ पर इसमें कुछ गड़बड़ी हो गई, इस वाले बेस पेयर में कुछ गड़बड़ी हो गई, यहाँ पर सी आने के बजाय यहाँ पर अगर जी आ गया, क्या आ गया? यहाँ पर जी आ गया। यहाँ पर सी आने के बजाय यहाँ पर क्या आ गया? जी आ गया। तो क्या यह पता चल पा रहा है कि कहाँ पर मिस्टेक हुई है? तो आरएनए में कहीं पर जो मिस्टेक है ना, उसको आइडेंटिफाई करना मुश्किल है। यहाँ पर सी के बजाय इस वाले स्टैंड में देखो, इस वाले को देख के कॉपी हो रही थी, इस वाले को देख के कॉपी हो रही थी। तो यहाँ पर देखो, एक मिनट बेटा,
यहाँ पर ए आएगा, ठीक है। तो देखो इस वाले को देखकर कॉपी हो रही, तो इसको देख के यहाँ पर ए आया, यहाँ पर ए था, यहाँ पर यू आना चाहिए था, आ गया, यहाँ पर जी था और यहाँ पर सी आना चाहिए था, लेकिन सी के बजाय क्या आ गया, फिर से जी आ गया, ठीक है। और सी, यहाँ पर सी था, यहाँ पर क्या आ गया, जी आ गया। अब देखो इस आरएनए से ये एक आरएनए बना है, लेकिन इस आरएनए से इस आरएनए को बनने में यहाँ पर सी था, यहाँ पर क्या आ गया, जी आ गया, एक मिसमैचिंग हो गई है। तो क्या इसमें मिसमैचिंग को फाइंड करना आसान है? आप कैसे फाइंड कर पाओगे? तो इसमें मिसमैचिंग बेटा पॉसिबल, मिसमैचिंग को आइडेंटिफाई करना पॉसिबल नहीं है। लेकिन अब डीएनए में देखो, डीएनए में कैसे मिसमैचिंग पकड़ सकते हो? हमको पता है कि टी के सामने ए ही आना है और ए के सामने हमेशा टी आना है। तो एक कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग के कारण हमको पता है कि टी के सामने ए आना है और ए के सामने टी ही आना है। तो यहाँ पर तो टी के सामने ए आ गया, ये ठीक है। यहाँ पर जी के सामने क्या आ गया, सी आ गया, ये भी ठीक है। यहाँ पर सी के सामने जी आ गया, ये भी ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखो ए के सामने यू आ गया है, तो क्या डीएनए में ए के सामने यू का आना सही मैचिंग है? नहीं है। तो डीएनए के अंदर ऐसा रिपेयर मैकेनिज्म चलता है जो इस यू को यहाँ से क्या करेगा बेटा, हटा के यहाँ पर क्या लगा देगा, टी लगा देगा, ठीक है। उसके बाद ये डीएनए ठीक हो जाएगा, ठीक। तो डीएनए में जो चेंज आया ना, डीएनए में जो चेंज आता है ना, उसको आइडेंटिफाई करके, उसमें जो चेंज आया है ना, उसको आइडेंटिफाई करके उसको रिपेयर करना आसान है। क्यों? क्योंकि उसमें क्या होती है, डबल स्ट्रैंड की कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होती है। आरएनए में मिस्टेक हुई, देखो यहाँ पर सी के बजाय जी आ गया, लेकिन इसको आइडेंटिफाई करके चेंज करना क्या होता है, मुश्किल काम है, ठीक है। तो आरएनए में जो म्यूटेशन होती है वो बहुत तेज़ होती है और उस म्यूटेशन को पकड़ के उसको रिपेयर करना बहुत मुश्किल काम है। लेकिन डीएनए में अगर तेज़ म्यूटेशन हुई ना, तो डीएनए में क्या काम करता है, रिपेयर मैकेनिज्म काम करता है, जो जहाँ पर मिस्टेक हुई रहती है उस मिस्टेक को वो आसानी से डीएनए पॉलीमरेज जैसे एंजाइम्स होते हैं जो इसको क्या करते हैं बेटा, ठीक कर लेते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं बेटा, आरएनए के अंदर क्या है, आरएनए केमिकली और स्ट्रक्चरली स्टेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर क्या है बेटा, रिपेयर मैकेनिज्म नहीं पाया जाता, ठीक है। और चलते हैं बेटा फिर डीएनए की ओर, ठीक है। इसमें क्या लिखेंगे बेटा, डीएनए, डीएनए इज चेंज्ड स्लोली बिकॉज, क्यों स्लोली चेंज होता है, बिकॉज इट हैव डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर। इसमें क्या होता है, डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर होता है, विच is based on complementary base pairing। कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग के कारण मिसमैचिंग या मिस्टेक को या फिर चेंज को आइडेंटिफाई करना आसान होता है। तो ड्यू टू कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग, it is easy to identify mistakes। कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग के कारण डीएनए में, जैसे अभी यहाँ पर देखा था ना कि ए के सामने डीएनए में यू आ गया था, अब यू की तो ज़रूरत है नहीं, जिसके सामने टी को लगाना है। तो कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग के कारण ही तो मुझे पता चला ना कि ए के सामने टी ही आएगा, यू के बजाय मुझे क्या लगाना है, टी लगाना है। किसकी बदौलत पता चला, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग के थ्रू पता चला। तो ड्यू टू कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग इट इज़ ईजी टू आइडेंटिफाई मिस्टेक्स इन डीएनए। तीसरी बात क्या है बेटा, तीसरी बात हमने देखी है कि डीएनए केमिकली और स्ट्रक्चरली क्या होता है, स्टेबल होता है। डीएनए इज केमिकली एंड स्ट्रक्चरली स्टेबल। और चौथी बात बेटा, इसमें देखो, इसमें नो मैकेनिज्म ऑफ रिपेयर था, इसमें डीएनए में क्या होता है, डीएनए हैव रिपेयर मैकेनिज्म। चौथी बात क्या थी बेटा, डीएनए हैव रिपेयर मैकेनिज्म। अगर इसमें एक बात और बढ़ाना चाहते हो तो ये वाला पॉइंट आप बढ़ा सकते हो कि आरएनए डज नॉट हैव कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग बिकॉज ऑफ इट्स सिंगल स्ट्रैंड। सिंगल स्ट्रैंड के कारण क्या होते हैं इसमें बेटा, नो कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग, नो कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग ड्यू टू लैक ऑफ डबल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर।
डबल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर ना होने के कारण इसमें कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग नहीं होती, जिससे बेटा मिसमैच रिपेयर करना या फिर डीएनए में कोई और आरएनए में कोई और रिपेयर को आइडेंटिफाई करना क्या हो जाता है, मुश्किल काम हो जाता है। तो अब इन दोनों में कंपैरिजन में आपको अच्छा क्या दिख रहा है? अच्छा दिख रहा है कि डीएनए ही अच्छा है, क्योंकि डीएनए में इतनी सारी क्वालिटीज़ है। पहली क्वालिटीज़ कि वो डबल स्टैंडर्ड है, उसमें कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होती है। कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग के कारण ही मिस्टेक्स को पकड़ना क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। फिर क्या है बेटा, डीएनए केमिकली और स्ट्रक्चरली क्या है, स्टेबल है। और फिर डीएनए के अंदर क्या पाया जाता है, रिपेयर मैकेनिज्म पाया जाता है, जो इसको ज़्यादा स्टेबल बनाता है। मेनली जो पॉइंट है ना वो ये वाला है, डीएनए के अंदर रिपेयर मैकेनिज्म है, आरएनए के अंदर रिपेयर मैकेनिज्म नहीं है। तो डीएनए के अंदर रिपेयर मैकेनिज्म होने के कारण डीएनए में जो चेंज आते हैं वो उसको रिपेयर करके पुराने जैसा बना लेता है। ठीक है, तो आप फटाक से इसके स्क्रीनशॉट करें, फिर हम लोग चलते हैं आखिरी पॉइंट में। बस 2 मिनट की बात और बची है, फिर लेक्चर को करते हैं कंक्लूड। चलो बेटा, चलते हैं हम लोग अपने आखिरी पॉइंट पर। चलो, आखिरी पॉइंट पे बात करेंगे बेटा हम लोग किसके बारे में, हम लोग बात करेंगे जेनेटिक मटेरियल के मेंडेलियन पैटर्न में एक्सप्रेस करने के बारे में। तो एक गुड जेनेटिक मटेरियल का जो चौथा प्रॉपर्टी था वो क्या था कि इट शुड एक्सप्रेस इन मेंडेलियन पैटर्न। ये किस पैटर्न में एक्सप्रेस करना चाहिए बेटा, मेंडेलियन पैटर्न में एक्सप्रेस करना चाहिए। इट शुड एक्सप्रेस इन मेंडेलियन पैटर्न। ठीक है, अब मेंडेलियन पैटर्न में कैसे एक्सप्रेशन का मतलब क्या है बेटा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेंडेलियन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ किसकी मीनिंग ढूंढ रहे बेटा, एक्सप्रेस इन मेंडेलियन पैटर्न का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सप्रेस इन मेंडेलियन पैटर्न। मेंडेलियन पैटर्न में एक्सप्रेस होने का मतलब क्या है, सबसे पहले समझते हैं बेटा। देखिए हमारे पास क्या होता है बेटा, एक डीएनए है। क्या है बेटा, एक डीएनए है। ठीक है, ये क्या है, एक डीएनए है। डीएनए में क्या होता है, डीएनए में ट्रांसक्रिप्शन होता है। हाँ सर होता है। डीएनए में क्या होगा बेटा, ट्रांसक्रिप्शन होगा। क्या बनेगा, एक सिंगल स्ट्रैंड एमआरएनए बनता है। ठीक है, इस एमआरएनए में क्या होता है बेटा, ट्रांसलेशन होता है। इस सारे प्रोसेस को हमें सीखना है बेटा, इस चैप्टर में डिटेल में बात करेंगे बेटा चैप्टर के लास्ट में। ठीक है, तो इसमें ट्रांसक्रिप्शन होता है, ट्रांसलेशन होता है, क्या बनती हैं, बहुत सारी प्रोटीन्स बनती हैं। सॉरी, बहुत सारी नहीं, कोई एक प्रोटीन बनेगी, कोई एक डीएनए का छोटा सा खंड जिसका ट्रांसक्रिप्शन होगा वो एमआरएनए बनाएगा, वो क्या बनाता है बेटा, एक प्रोटीन बनाता है। और ये जो प्रोटीन है ना, दिस प्रोटीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, this protein is responsible for expression of particular character। किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर को एक्सप्रेस करने के लिए कौन जिम्मेदार होता है, प्रोटीन। कहाँ से बनती है, आरएनए से बनती है। आरएनए कहाँ से बनता है, डीएनए से बनता है। ठीक है, तो अब आप देखो कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का एक्सप्रेशन कहाँ से हो रहा है। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन एक्सप्रेस हो रही है कि एमआरएनए से प्रोटीन बन रहा है, और यही प्रोटीन क्या दिखाता है बेटा, कैरेक्टर को शो करता है। तो आरएनए से प्रोटीन बना, आरएनए नहीं बनेगा तो प्रोटीन नहीं बनेगा। तो प्रोटीन को बनाने के लिए अगर डीएनए अकेला है और आप प्रोटीन बना सकते हो, बिना आरएनए के नहीं बना सकते हो। तो इस प्रोटीन को बनाने के लिए यानी किसी कैरेक्टर के एक्सप्रेशन के लिए कौन जरूरी है, आरएनए जरूरी है, क्योंकि बिना आरएनए के प्रोटीन नहीं बन सकती। ठीक है, तो यहाँ पर एक बात तो साफ साफ लिखी जा सकती है कि फॉर एक्सप्रेशन ऑफ एनी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, फॉर एक्सप्रेशन ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, for expression of genetic information RNA is important। ठीक है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को एक्सप्रेस करने के लिए प्रोटीन से क्या आती है बेटा, एक्सप्रेशन होता है किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर का। ठीक है, और ये प्रोटीन कहाँ से बनती है, एमआरएनए से बनती है। अगर बीच में एमआरएनए ना बने तो क्या डीएनए से आप डायरेक्ट प्रोटीन बना सकते हो, डीएनए से डायरेक्ट प्रोटीन बन सकती है, नहीं बन सकती, बीच में आरएनए का बनना जरूरी है। तो ये जो एक्सप्रेशन हो रहा है इसके पीछे के लिए कौन जिम्मेदार है, ये जिम्मेदार है। अब
के अंदर इनका निर्माण कहाँ से हुआ है, डीएनए से हुआ है। तो इनको बनाने के लिए, इनको बनाने की जो इन्फॉर्मेशन है वो कहाँ पर है, डीएनए में। तो फिर हम क्या लिखते हैं बेटा कि इस पर्टिकुलर कैरेक्टर के एक्सप्रेशन के लिए कौन जिम्मेदार है, ये हमारा ने। लेकिन इस पर्टिकुलर कैरेक्टर के एक्सप्रेशन की जो इन्फॉर्मेशन है वो कहाँ पर है, डीएनए में है। ठीक है, इनको बनाने की इन्फॉर्मेशन कहाँ पर है, डीएनए में है। कि ये वाला आरएनए कैसा बनेगा, ये बात कहाँ पर छुपी हुई है, डीएनए में। और इस डीएनए में इस बात की इन्फॉर्मेशन है कि ये आरएनए कैसा बनेगा, और आरएनए बन गया तो भाई साहब अपने प्रोटीन को क्या करेगा, बना लेगा। ठीक है, तो आरएनए से प्रोटीन बनाने में डीएनए की कोई आवश्यकता नहीं, लेकिन आरएनए को बनाने के लिए डीएनए में छुपी हुई इन्फॉर्मेशन चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पर दो बातें लिख सकते हैं। फॉर एक्सप्रेशन ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन आरएनए इज इंपॉर्टेंट, एंड फॉर स्टोरेज ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, इस आरएनए को बनाने की जो इन्फॉर्मेशन थी वो कहाँ पर थी, डीएनए में थी। तो सो फॉर स्टोरेज ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन डीएनए इज इंपॉर्टेंट। बात समझ आई बेटा। मेंडेलियन पैटर्न का एक्सप्रेशन का मतलब ये था कि आप डीएनए से क्या बना रहे हो, प्रोटीन बना रहे हो। इस प्रोटीन को बनाने की जो इन्फॉर्मेशन है वो कहाँ छुपी हुई है बेटा, यहाँ पर छुपी हुई है। ठीक है, और इस प्रोटीन का एक्सप्रेशन कहाँ से हो रही है, प्रोटीन किसके किसके हिसाब से बन रही है, इस एमआरएनए के हिसाब से। लेकिन ये है एमआरएनए किससे बना है बेटा, डीएनए से। तो इस प्रोटीन को बनाने की इन्फॉर्मेशन जो है ना वो कहाँ पर है, डीएनए में है। लेकिन इस प्रोटीन का निर्माण कहाँ से हो रहा है बेटा, इस एमआरएनए से हो रहा है। ठीक है, तो ये बात थी बेटा किसकी, ये बात थी हमारे जेनेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ की। एक एक प्रॉपर्टीज़ को डिटेल में हमने अच्छे से सीख लिया है बेटा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे एक नई दुनिया की, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे आरएनए को। तो अगला टॉपिक जो होगा हमारा अगले लेक्चर में, उसमें हम पढ़ेंगे आरएनए वर्ल्ड को। और बेटा हमारी कोशिश है कि ये जो चैप्टर है ना ये संडे तक एकदम टोटली फिनिश कर दिया जाए। जो भी अब 7, 8, 10 लेक्चर जो भी बचेंगे ना उसको कंप्लीट करने की पूरी कोशिश की जाएगी। कब तक, संडे, पूरी कोशिश नहीं, पूरा ही कर दिया जाएगा संडे तक। मंडे से हम लोग एक नया चैप्टर पढ़ेंगे एवोल्यूशन का। ठीक है, क्योंकि सिलेबस को दिसंबर तक किसी भी हाल में कंक्लूड करना ही करना है। ठीक है, ताकि आपकी जनवरी में अच्छे से प्रिपरेशन हो सके। फरवरी मार्च में जो भी आपके बोर्ड्स के एग्ज़ाम है या फिर आगे जो मई वगैरह में आपके एग्ज़ाम्स हैं उसके लिए आपका रिवीजन भी हो जाए। ठीक है, और आप अच्छे से नंबर स्कोर कर पाएँ। ठीक है बेटा, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने को ख्याल रखिए और अच्छे से बेटा पढ़ाई करिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।